नारायण तिवारी हैं, बाबूराम सक्सेना हैं, बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक हमारे देश में हुए। इनकी जीवनी नहीं थी। तो जितने ये हमारे यहाँ इस तरह के भाषा वैज्ञानिक हुए, सबकी जीवनी हमने स्वतंत्र रूप से लिखी है। सबके बारे में क्या क्या काम है। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का 100 से ज़्यादा किताबें हैं, भाषा विज्ञान पर हैं। वो कुली से प्रोफेसर हुए थे, बहुत बड़ा काम उनका। और आज भी पूरे भारत में उनके भाषा विज्ञान के अलावा सिलेबस में दूसरे को नहीं पढ़ाया जाता है, इतने सहज सरल में है। लेकिन उनकी जीवनी कोई नहीं जानता है, क्योंकि उन लोग अपनी जीवनी लिखते ही नहीं थे। रामविलास शर्मा की जीवनी इसलिए आ गई कि वो आलोचक भी थे, लेकिन जो निछक्का भाषा वैज्ञानिक है उसकी जीवनी प्राय सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती है। विज्ञान मेरी रुचि का विषय शुरू से रहा है और शब्दों की व्युत्पत्ति बहुत खोजते हैं। तो हमारी पहली किताब भाषा पर, भाषा का समाजशास्त्र, जिसको राजकमल प्रकाशन ने छापा, और मेरा प्रारंभिक प्रकाशन वहीं रहा, राजकमल प्रकाशन। चूँकि हिंदी के लिए प्रमुख प्रकाशन उसी को माना जाता है भारत का, उससे बड़ा प्रकाशन किसी को माना नहीं जाता है। और दूसरी किताब हमारी भारत में नाग परिवार की भाषाएं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की, माने नागालैंड की, मेघालय की, त्रिपुरा की, अरुणाचल प्रदेश की 125 भाषाओं का विश्लेषण है उसमें। उस पर एक कहानीकार हुए कमलेश्वर, तो हिंदुस्तान अखबार में एक कॉलम लिखते थे, उस पर उन्होंने डिटेल में लिखा है। और अंतिम समय में वो उर्दू का समाजशास्त्र लिख रहे थे, तब तक उनका निधन हो गया। तो उर्दू का समाजशास्त्र लिखने के लिए वो मुझसे परामर्श लिया करते थे, क्योंकि मैं उसके पहले हिंदी भाषा का समाजशास्त्र लिख दिया था। अगर सरकार भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेती है तो इससे विशेषकर जो भोजपुरी प्रदेश के छात्र हैं, भोजपुरी प्रदेश के लोग हैं, उनको क्या लाभ होगा? थोड़ा इस पर आप प्रकाश दें। भोजपुरी का क्या नहीं है, छोटी छोटी भाषाएं, बोडो भाषा आ गई, यहाँ संथाली भाषा आ गई, मैथिली भाषा आ गई, सब आ गई, मणिपुरी भाषा आ गई। लेकिन इससे व्यापक भाषा है भोजपुरी, जिसका विदेश तक ख्याति है। लेकिन इसको 8वीं अनुसूची में शामिल अभी तक नहीं की गई। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने से हो क्या रहा है कि जैसे नेट यूजीसी की परीक्षा है, तो उसमें भोजपुरी भाषा साहित्य रखने में कठिनाई हो रही है। सिविल सर्विस की परीक्षा है, उसमें जो भाषा साहित्य का जो पेपर है उसमें भोजपुरी नहीं आ पा रही है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी का, इसमें भी भोजपुरी भाषा और साहित्य। और बड़ी बात कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है, 8वीं अनुसूची में न होने से भोजपुरी के साहित्यकारों को नहीं मिल पा रहा है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल होने से ये फ़ायदा यही होगा, और इसको न आने से भोजपुरी के साहित्यकारों का नुकसान हो रहा है। भोजपुरी का व्याकरण ऑथेंटिक हमने लिखा है। और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार भोजपुरी का फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है और एक सर्टिफिकेट कोर्स, 2 कोर्स तैयार हुआ। और दोनों के जो पाठ्यक्रम समिति थी उसमें मैं ही था। छपरा यूनिवर्सिटी में भोजपुरी से पीजी होती है, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी में भोजपुरी से पीजी होती है, और मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में भोजपुरी से यूजी होती है। अब ये देखिए, ये तमाम यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम मेरा ही बनाया हुआ है, छपरा यूनिवर्सिटी का भी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का भी। तो उसमें हम लोग बहुत काम किए कि भाई भोजपुरी भाषा में कोई शब्दों को कैसे लिख दे रहा है, कोई कैसे लिख दे रहा है, कोई 3 स का प्रयोग भोजपुरी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या दंत स से हम लोग काम चलाएं। इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें भोजपुरी में लेखन में ये समस्या सब आई, सबका निदान हमने किया इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में। इसके लिए अलग से किताब लिखा, भोजपुरी भाषा का मानकीकरण, कि भोजपुरी में हम सब लिखते हैं उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है।
तो अभी तो भोजपुरी में बहुत सक्रियता है, चारों तरफ काम चल रहा है। अभी तो मॉरिशस में एक कार्यक्रम हुआ था, भोजपुरी के साहित्यकार लोग गए थे, लेकिन इसका मनोबल कम इसलिए हुआ है कि इसको 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पा रही है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इसे भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में शामिल की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्र के द्वारा भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को लेकर के कुछ कहीं दो राय हो या सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह की आवाज़ उठ रही है? देखिए, 8वीं अनुसूची में राजनीतिक मामला तो रहता ही है। तो जब संविधान बना उसी समय से है। हाँ, सिंधी को शामिल किया जाए, उर्दू को शामिल किया जाए, अंग्रेजी को रखा गया हैं, बहुत सारी भाषाओं को उसमें रखा गया। और ये जो नॉर्थ ईस्ट में जा कर के रखा गया, उसमें द्रविड़ परिवार की कितनी भाषाओं को रखा गया, हाँ, चीनी तिब्बती परिवार की कितनी भाषाओं का रखा गया, आर्य भाषा परिवार की कितनी भाषाएं हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी भाषाएं हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 4 भाषाएं द्रविड़ की हैं। और यहाँ देखिएगा तो संथाली है, उधर देखिएगा तो बोडो है चीनी तिब्बती परिवार में। तो ये सब चीज़ें माने रखती है। पॉलिटिक्स तय करती है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में रहे या न रहे। इसमें कोई 8 परीक्षा दीजिए तब आप BA होइएगा। पहले था कि एक ही परीक्षा थी, तो पहले हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, इतना ही काम था। लेकिन अब जो है तरह तरह का ये पाठ्यक्रम आ गया, तरह तरह के कोर्सेस आ गए, बच्चों की संख्या बढ़ गई। UGC के नॉर्म्स के हिसाब से तो बिहार के किसी विश्वविद्यालय में बच्चे नहीं हैं। एक बस में 40 सीट है और 500 बच्चों का लोड दिया गया है एक टीचर पर। इससे नुकसान हुआ है, इससे नुकसान हुआ है, गहरे में उतर नहीं पा रहा है कोई भी विद्वान। तो पहले ही हम बहुत काम किए। हम तो जब हाई स्कूल में थे उसी समय हमारी किताबें छपी हुई हैं हाई स्कूल में, बहुत दिनों से लगे हैं इसमें। इतना जो है एनर्जेटिक, आखिर इतना ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं, कैसे ये संभव हो पाता है? हम लोग देखिए दुनिया से कटे हुए लोग हैं। दुनिया से कटे हुए लोग हैं मतलब कि हम लोग को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। मैं बाहरी समस्या ज़्यादा नहीं लेता हूँ। पढ़ना और पढ़ाना यही काम है। अब दुनिया भर का जो जंजाल है अनावश्यक, शहर का और खेत पैसा, इसके चक्कर में हम कभी पड़े नहीं। इसीलिए तरोताज़ा है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार से चीटिंग नहीं करना है किसी प्रकार से। इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है मेरे दिमाग में, ना कोई बीमारी है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। सासाराम भारत के नक्शे पर, राजनीतिक नक्शे पर बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। बाबू जगजीवन राम से लेकर के आज के मनोज छेदी पासवान और मनोज कुमार साहब तक। इस लंबे सफ़र में सासाराम ने भारत की राजनीति का जो कल्चर है उसको भी डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई है। सौभाग्य की बात है कि जो प्रथम राष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार से थे। और हमारे जो पहले सांसद थे बाबू जगजीवन राम, उस वक्त 2 माननीय सदस्य चुने जाते थे। तो उन लोगों ने एक नए कल्चर को विकसित किया, भारत का ईमानदाराना कल्चर और विचारवान कल्चर, उसको डेवलप किया उन्होंने। और क्षेत्र का, चूँकि एक राजनीतिक पृष्ठभूमि इसकी बहुत मशहूर है कि शेख शाह सूरी मध्यकालीन भारत के सम्राट थे, हीरो ऑफ मेडिवल इंडिया थे। इसलिए भारत के राजनीतिक नक्शे पर सासाराम पर मिस्र रुमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हिंदुस्तान में कुछ ख़ास बात है। हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा था, मेरी अरब, शायर कहता है, मेरी अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरे अरब प्रॉफिट हमारे अरब के, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हम लोग बहुत गौरव महसूस करते हैं कि हम भारत के। कुछ लोगों ने हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए सोचते हैं काश हम वहीं
हम लोग का भी एक है, लेकिन वतन से वतनियत एक रहती है कि साहब ये कम नहीं है। बात समझ रहे था साहब। सासाराम के बाद अगली छलांग आरा की थी। हाई स्कूल की पढ़ाई मुश्किल थी यहाँ, अब फिर नहीं तो गया जाइए, बीच में हाई स्कूल था कहाँ। केंद्र सरकार के द्वारा खास करके ये सब एरिया के लिए कुछ गंभीरता से नहीं लेना है या हाशिए पे रखना, ये कहाँ तक कुछ समझ? अब तो केंद्र सरकार तो अपने हिसाब से विचारों के आधार पर नीचे से जो इनपुट उसको मिलता है पार्टी का, उस आधार पर काम करती है अपना। आज ही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि पिछले ज़माने से चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, यहाँ के लिए खास करके रोहतास तैमूर जितना जो चाहिए उस तरह से नहीं सपोर्ट मिल पाता। निश्चित रूप से नहीं हुआ। बाबू जगजीवन राम भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर थे, कैंटोनमेंट नहीं बना, छावनी नहीं बनी पहाड़ पर। इतना हसीन नज़ारा आप देख रहे हैं बरसात में। जब बाबू जगजीवन राम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुली हमारे। और मंत्रियों में हाँ, शेषा का रौजा विश्व धरोहर में से है, आज उसका चर्चा होता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, डेली आमदनी उसकी देख रहे हैं आप कितनी बढ़ती जा रही है। उसका डेवलपमेंट ढंग से नहीं हुआ, सिस्टमेटिक नहीं हुआ साहब कि टूरिस्टों को आकर्षित किया जा सके। विकास तो निश्चित रूप से नहीं, उस ढंग उस रफ्तार से काम नहीं किया गया। ये कह सकते हैं कि नामो निशान मिटता जा रहा है शेरशाह सूरी का, जो इतना बड़ा नाम है ऐतिहासिक नगरी। हमारे राजनीतिक जो नेता हैं, अब तो इनका संस्कार ऐसा है, अब उन पर यह है कि जो हमारे इतिहास के पन्नों में जो लंबी लकीर खींच चुके हैं, उनकी यादगारों को कायम रखा जाए। कायम नहीं रखते तो अपना भी निशान मिटा रहे हैं वो। आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब विश्व में अब कहाँ, हिंदुस्तान में कहाँ दिखा सकते हैं कि शेरशाह के रोज़ा के टाइप पर भारत सरकार ने कुछ बनाया है। सब ताजमहल का जवाब, लाल किला का जवाब आप दे नहीं सकते हैं। तो मध्यकालीन में मैक्सिमम काम हुआ, उसके बाद उसको भी आप महफूज नहीं रख पा रहे हैं, उसको भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। अब तो टूरिस्टिक जो स्पॉट है उसको भी लोग कम्युनलाइज कर दे रहे हैं। भारत में राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए और आधुनिक राजनीति में जो विद्वान है उस पंक्ति में आप भी पांगते हैं। चूँकि आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित भी हैं, तो आपकी कौन सी ऐसी पुस्तक है जो छात्रोपयोगी है और उस पुस्तक में आपने विशेष रूप से क्या फोकस किया, इस पर थोड़ा संक्षिप्त रूप से आप प्रकाश डालें। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, उसके हम मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर है। 1521 हमारा नंबर है, 1521। हमारा पूरे शिक्षकों का भारत का और सबसे बड़ा विश्व का ये संगठन AI-FUCTO शिक्षक महासभा, उसके भी हम सदस्य हैं। बड़े बड़े लोगों से हमारा मिलना जुलना, आना जाना है प्रोग्राम में। तो किताबें हमने लिखी हैं। अभी लेटेस्ट जो हमारी किताब आई 22 में, वो वीमेन इन पॉलिटिक्स, यानी फर्स्ट टाइमर जो महिलाएं संसद पहुंची हैं लोकसभा में, उन पर ये आधारित पुस्तक है। यानी वीमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हमने सोचा कि ये दे दे। और उसमें हमारे बिहार की भी सौभाग्य से कुछ महिलाएं आती हैं, तो उनको कवरेज दिया जाए। और कहा आपने, राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे बिहार का, शाहाबाद का विशिष्ट योगदान रहा है। उसमें बहुत जो हमारे यहाँ के नेता रहे हैं, इसके लिए हमने ख़ास तौर से इस पर काम किया। हमारा रिसर्च वर्क का वो है ही, अब्दुल कयूम अंसारी साहब पर ही हमारा रिसर्च है। उन पर हमारी किताब है अब्दुल कयूम अंसारी, आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। ये बिहार से छपी है, लाजवाब किताब है। इसमें सारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोगों, हमारे शाहाबाद की भूमिका रही है, शाहाबाद के जो विशिष्ट नेता उस ज़माने में रहे हैं, ख़ास तौर से सासाराम और डेहरी में जो नेता रहे हैं, उन पर विशेष कवरेज है, ताकि नई नस्लें जान सके अपने हीरोज़ को, अपनी तारीख को याद रख सकें, गौरवान्वित हो सके ज़िला के लोग। आज ज़िला हमारा रोहतास है, कल डेहरी ज़िला भी हो जाएगा। डेहरी ज़िला के जो हीरो होंगे उन पर कवरेज हमारा है। शाहाबाद बढ़ ही चुका, पहले 2 से 1 से 4 हो चुका है, तो बढ़ता जा रहा सीमित है, लेकिन हमने सब पूरे शाह एज अ होल कवरेज दिया है। धन्यवाद।